Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। In this session हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम इसमें देखेंगे मॉडरेट एंड इकोनॉमिक क्रिटिक। नाउ स्टार्ट करते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स। मॉडरेट कह दो या अर्ली नेशनलिस्ट कह दो, ये एक ही बात होती है आपके यहाँ पे। जब कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था तो उसके अंदर मेन जो लीडिंग फेज में थे या जो कह रहे जिनकी मेन पॉलिटिक्स थी या पॉलिटिकली जो यहाँ पे डोमिनेट करते थे वो थे यहाँ पे मॉडरेट या वी कैन से अर्ली नेशनलिस्ट। तो कांग्रेस के जो अर्ली फेज थी उसके अंदर जो डोमिनेशन था वो था मॉडरेट्स का। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉडरेट जो है वो क्या कौन सी आइडियोलॉजी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे मॉडरेट्स है, नाम से ही यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट हो रही है कि मॉडरेट्स विल हैव मॉडरेट पॉलिटिक्स, है ना। दे विल एडवोकेट फॉर मॉडरेट पॉलिटिक्स, यानी कि जो कुछ भी वो करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के या लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहते हुए करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो भी है एट प्रेजेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्रेजेंट है उसके दायरे में रहते हुए करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचेंगे। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद गवर्नमेंट, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से यहाँ पे बचेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट कि जो इनका ये मूवमेंट चलाया गया है वो किसी भी तरह की ऑफिशियल हॉस्टिलिटी को फेस करे। हमने लास्ट सेशन के अंदर फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पढ़ा, उसके पहले हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म को कवर किया। तो इन दोनों सेशन से आपको ये एक्नॉलेजमेंट हो चुका होगा कि मॉडरेट्स जो है वो किस तरह की आइडियोलॉजी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। दे डोंट वांट कि उनका जो ये इन्फेंट मूवमेंट है वो किसी भी तरह की ऑफिशियल हॉस्टिलिटी फेस करे और जिसके कारण इसको सप्रेस किया जाए। तो इस सप्रेशन से बचने के लिए और अपने जो डिमांड्स है, जो पब्लिक डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के लिए दे अडॉप्टेड अ मॉडरेट पॉलिटिकल वे। मॉडरेट पॉलिटिकल वे में ये होता है कि जो भी वो काम करेंगे वो करेंगे परसुएशन एप्लीकेशन बेस करेंगे, परसुएट करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, स्टडीली जो है वो प्रेशर क्रिएट करने का काम करेंगे बाय वेरियस लाइक प्लिया एंड ऑल, है ना। तो जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का काम किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के साथ होगा। तो यहाँ पे वे ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और पॉलिटिकल मेथड इनके क्या होंगे, जैसे सेंडिंग एप्लीकेशन है, अर्नेस्ट अपील है ना, पेटिशन फाइल करना, मीटिंग्स होल्ड करना, पब्लिक की ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करना, प्रोपोगेंडा करना थ्रू द प्रेस एंड ऑल। तो ये सारे जो मीन्स थे दे अडॉप्टेड फॉर देयर मॉडरेट पॉलिटिकल मेथड, है ना। तो दीज ऑल्सो कंसिडर इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज करके दे होप दैट कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसफॉर्म होगी ग्रेजुअली इन द ट्यून विद द पॉपुलर डिमांड, कि जो भी डिमांड और जो भी इंडिया के उस समय डिमांड है वो फुलफिल करेगी और इस तरह से जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर स्टडीली जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा, सो दैट कि उनका जो भी पॉलिटिकल प्रोग्राम वो चला रहे हैं वो अंडर दैट पॉलिटिकल प्रोग्राम पॉलिटिकल राइट जो होंगे लोगों के वो स्लोली डेवलप होंगे, स्लोली ग्रो करेंगे बट स्टडीली ग्रो करेंगे, है ना, बाय जनरेशन टू जनरेशन, और वी कैन से फ्रॉम प्रेजेंटेंट टू प्रेजेंटेंट। तो इस तरह की आइडियोलॉजी यहाँ पे अर्ली नेशनलिस्ट की है। तो आपको यहाँ पे इतना तो आइडिया हो चुका होगा कि मॉडरेट जो है उनकी जो मेथड है, जो पॉलिटिक्स है वो कैसी पॉलिटिक्स है, अब एप्लीकेशन बेस यानी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अंदर रहते हुए वर्क करना। तो यहाँ पे आपको रेडिकलिज्म या जो भी रेडिकल एलिमेंट्स है वो आपको यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलेंगे। दे डोंट बिलीव इन डायरेक्ट एक्शन। और इवन अगर हम स्वराज्य की बात करें, स्वराजिस्ट जो हुए, स्वराजिस्ट भी क्या थे, मॉडरेट्स थे जिन्होंने बाद में जाके स्वराज्य की डिमांड की तो वो स्वराजिस्ट कहलाने लगे। स्वराजिस्ट कुछ अलग नहीं थे, मॉडरेट्स ही थे, या फिर वी कैन से कि जो कांग्रेस की लीडरशिप ही थी, चाहे आप एक्सट्रीमिस्ट कह दो चाहे आप उन मॉडरेट्स कह दो,
कांग्रेस की लीडरशिप ने लेटर फेज के अंदर जो है स्वराज्य की डिमांड की, यानी सेल्फ रूल की डिमांड की, लेकिन ये सेल्फ रूल की डिमांड भी जो है वो इनके लेटर फेज पॉलिटिकल फेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। अर्ली फेज के अंदर दे बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड they stood for constitutional agitation and bringing about changes through the action of the constitutional authority। तो constitutional authority में रहते हुए ही वो changes लाने की कोशिश करते थे और constitutional agitation को ही वो यहाँ पे promote करते थे या propaganda उसका करते थे। यानी कि आपको रेडिकलिज्म यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलेगा, डायरेक्ट एक्शन जैसी चीजें या एलिमेंट है वो यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलेंगे इन द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट्स। तो इतना आपको एक रफ आइडिया हो गया कि मॉडरेट्स जो थे वो अपने नाम से ही एक्नॉलेज होते हैं कि दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स या दे बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और देयर वे ऑफ एजिटेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। तो यहाँ पे रेडिकलिज्म एंड डायरेक्ट एक्शन जैसे एलिमेंट जो है वो इनकी आइडियोलॉजी के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी जो वो है कौन सी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो हमने आइडियोलॉजी वेरियस आइडियोलॉजी कवर की हुई है सेशन के अंदर कि वेरियस आइडियोलॉजी विच गवर्न और विच डायरेक्टेड द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। तो उनमें से एक थी यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर इसका एसेंस बता देती हूँ। यूटिलिटेरियन इज दैट कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, यानी कि जो हैप्पीनेस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ पे होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंटर में यहाँ पे रखते हुए पॉलिसी का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वही यहाँ पे यूटिलिटेरियन थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस है। अर्ली नेशनलिस्ट भी यूटिलिटेरियन थ्योरी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले जो रिप्रेजेंटेटर थे दे वर J.S. मिल एंड एडमंड बुर्क एंड जॉन मॉर्ले। तो यहाँ पे इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट जो है दे शुड बी गाइडेड और देयर पॉलिसी शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड एक्सपेंडेंसी। एक्सपेंडेंसी यानी उम्मीद, कि लोगों की जो उम्मीद होती है गवर्नमेंट से या जो लोगों की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी या जो उनके प्रिंसिपल्स है वो गाइडेड होने चाहिए। एंड दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को यहाँ पे ये एडवोकेट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है इंडियन पॉपुलेंस को वो यहाँ पे सर्वर्ट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वी कैन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स है वो सबवर्ट किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये अपील करते हैं टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो मैंने बताया इनके वे ऑफ एजिटेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है जिसके थ्रू दे सेंडिंग एप्लीकेशन, दे फाइल प्लिया, है ना, दे ऑल्सो सेंडिंग एप्लीकेशंस, पेटिशन और दे होल्ड मीटिंग्स, पब्लिक को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, फॉर द पॉलिटिकल एजुकेशन। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया था, पब्लिक को पॉलिटिकली एजुकेट करने का काम किया था, है ना, पॉलिटिकली एजुकेटेड करने का काम किया था। बिकॉज मॉडरेट्स का ये मानना था कि इंडिया की जो पॉपुलेंस है, जो इंडिया की पब्लिक है वो अभी भी पॉलिटिकली एजुकेटेड नहीं है। तो ये अगर सोशल बेस अगर इसका बढ़ाना है मूवमेंट का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, या जो मॉडरेट्स के द्वारा चलाया जा रहा था पॉलिटिकल मूवमेंट उसमें अगर जो मास है उसको इनकॉर्पोरेटेड करना है तो पहले उनको जो पॉलिटिकली एजुकेटेड होना जरूरी है। तो इस वजह से इन्होंने प्रेस के द्वारा वेरियस अपने जो लिटरेरी वर्क है थ्रू दीज एंड वेरियस जर्नल्स, मैगजीन्स के थ्रू जो है पहले पब्लिक को यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल डिमांड्स क्या होती है और पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उसके रिगार्डिंग जो है वो एजुकेट करना शुरू किया। देन दे बिलीव के जब टाइम आएगा, जब पॉलिटिकली पब्लिक इनफ प्रिपेयर होगी, पॉलिटिकली इनफ एजुकेटेड होगी, देन वी विल इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक इनटू दिस मूवमेंट। तो उसका फुलफिल जो उसका फिर पूरा का पूरा जो एसेंस है वो यूटिलाइज किया जा सकता है पब्लिक की स्ट्रेंथ का। लेकिन अगर अभी हम पब्लिक को इनकॉर्पोरेट करते हैं इन दिस मूवमेंट तो इट विल बिकम लाइक 1857 में 1857 की क्रांति की तरह कि सब एनआरकी
अनार्कियल हो जाते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, किसी को कुछ समझ ही नहीं है कि पॉलिटिकल राइट क्या होता है, तो हो सकता है कि ये मास जो है, मास पावर जो है या मास स्ट्रेंथ जो है, ये मास डिस्ट्रक्शन में बदल जाए। तो ये थॉट थी इनकी मॉडरेट्स की। इस वजह से इन्होंने अपने जो मूवमेंट्स है ये सिर्फ एजुकेटेड लोगों तक कॉन्फाइंड रखा, सीमित रखा। एजुकेटेड इंडियंस ही इसके पार्टिसिपेंट थे। तो इसी वजह से आपको जो डफरिन था उसने कांग्रेस के फाउंडेशन को लेके या कांग्रेस के रिगार्डिंग क्या टर्म्स दी थी कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जस्ट एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो अपने इंटरेस्ट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। इसको अब मास से कोई लेना देना नहीं है, इंडियन पब्लिक से लेना देना नहीं है। इंडियन पब्लिक की जो कॉमन पीपल है उसकी डिमांड, उसकी ग्रीवेंसेस से उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से बिकॉज दिस मूवमेंट कॉन्फाइंड टू ओनली एजुकेटेड इंडियंस, या वी कैन से इंटेलिजेंसिया। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ पे जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल का किस तरह से सबवर्ट कर रही थी उसके रिगार्डिंग ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंप्लेंट भेजते थे थ्रू एप्लीकेशंस एंड थ्रू पिटिशन। Again, they stood for constitutional agitation and bringing about changes through the action of constitutional authority. देखो मैं यहाँ पे जो लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रही हूँ, बिकॉज दिस आर आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन अर्ली नेशनलिस्ट। इसका मेरे द्वारा कुछ अलग से समझाना कुछ भी नहीं है, दीज आर द फैक्ट्स, और ये इनको लाइन बाय लाइन ही आपको समझना होगा। आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, तो आपको ये लाइन जो है एज इट इज उतारनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से मैं भी यहाँ पे इनको लाइन वाइज लेके चल रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको साइड में बता रही हूँ। तो मेन यहाँ पे आइडियोलॉजी ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन आप यहाँ पे एक वर्ड याद कर लो, हर जगह अगर यूज करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। कुछ अगर मान लो इनमें से कुछ भूल भी जाते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन एंड दे बिलीव इन द एक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में रहते हुए जो है वो चेंजेस लाना चाहते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन एंड रेडिकलिज्म इज एब्सेंट। तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के फॉर्म में है, और रेडिकल स्ट्रगल जो है यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलता है आपको। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे कि दे फोकस ऑन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, परपेट्रेटेड बाय गवर्नर जनरल, इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ब्यूरोक्रेसी। तो बिकॉज ब्रिटिश रूल अगर बात कहे, अन ब्रिटिश रूल क्यों कहा? ब्रिटिश रूल जो था उस समय जब इंडिया यहाँ पे कॉलोनियल कॉलोनियल कॉलोनी था ऑफ द इंग्लैंड, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था उस समय वहां पे डेमोक्रेसी चल रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन हाँ उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट है, तो अपने यहाँ प्रेसिडेंट क्या इलेक्टेड है, लेकिन उनका प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ का जो रॉयल फैमिली है उससे होता है, और वो जो है वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड नहीं होता है, रॉयल फैमिली से हेरारकी एक के बाद एक जो है हेरारकी जो चलती है उनकी वैसे बनते हैं। तो प्रेसिडेंशियल हेड जो है वहाँ का वो हेरारकियल है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश या इंग्लैंड जो है वो डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे थे, जबकि यहाँ पे इंडिया की रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि यहाँ पे रूल तो इंग्लैंड का ही था। तो इंग्लैंड में जो सिस्टम चल रहा था वो यहाँ पे भी होना चाहिए। अब लोग यहाँ पे एजुकेटेड हो रहे हैं इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एंड दे एक्सपोज टू दी आउटर वर्ल्ड, यानी कि जो लोग बाहर जाके पढ़े, कुछ लोग जो है इंग्लैंड जाके पढ़े, तो उनको समझ में आया कि जो सिस्टम इंग्लैंड में है वो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो दे फोकस ऑन अन ब्रिटिश रूल के यहाँ में जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया के साथ इनजस्ट कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अगर इंग्लैंड में जो सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है वैसा का वैसा सिस्टम इंडिया में भी होना चाहिए, बिकॉज इंडिया वाज आल्सो अंडर द रूल ऑफ ब्रिटेन। So they started focus on British rule in India perpetrated by Governor General and his, यानी because Governor General और जो भी उस समय constitutional authority इंडिया में present थे about the British rule,
तो वो यहाँ पे इंडिया के साथ इनजस्ट कर रहे थे, इंडिया का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो जो सिस्टम इंग्लैंड इंजॉय कर रहा था वो सिस्टम तो इनको इंडिया के लिए भी करना चाहिए था, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी सोचना चाहिए था, यहाँ के लोगों के पॉलिटिकल राइट के बारे में सोचना चाहिए था, इकोनॉमिक राइट्स के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया उनको सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक जो कमोडिटी होती है या जो थिंग है, वो उनको बस इंडिया को वैसे ही देखते कि इंडिया से ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटेन में भेजा जाए। तो इस तरह की अप्रोच थी। तो दे एक्सपोज दिस अप्रोच, है ना, बाय देयर इकोनॉमिक क्रिटिक, जो हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक क्रिटिक वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अच्छे से, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल के सेशन में, आप वहां जाके भी देखिएगा। इसमें हम थोड़ा सा जो फैक्चुअल डिटेल्स है ना वो देखेंगे, और थोड़ा सा मैं समझा भी दूंगी कि क्या है इकोनॉमिक क्रिटिक। तो इकोनॉमिक क्रिटिक बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनका इंडियन हिस्टोरियंस है या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव या इंडियन जो भी उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स है उनके द्वारा जो कॉलोनियल रूल है उसका एक्चुअल फेस जो है वो सामने लाया गया, यानी एक्चुअल फेस जो एक्सप्लॉयटेटिव फेस है वो इन इकोनॉमिक क्रिटिक के थ्रू जो है मास को यहाँ पे एक्नॉलेज करवाया गया, मास को यहाँ पे उनसे रियलाइज करवाया गया कि हाउ इकोनॉमिक पॉलिसी आर एक्सप्लॉयटेटिव फॉर द इंडियन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्रिटिक्स के थ्रू इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक्चुअल जो एक्सप्लॉयटेटिव फेस है वो सामने रखने की कोशिश की, सो दैट लोग जो है वो पॉलिटिकली अवेयर हो सके, इकोनॉमिकली अवेयर हो सके कि किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मॉडरेट्स थे वो शुरू से ही यहाँ पे ब्रिटिश रूल को डिथ्रोन नहीं करना चाहते थे। दे डोंट वांट टू सबवर्ट ब्रिटिश रूल or overthrow British rule. They just want the share in the governance, share in the governance. तो ब्रिटिश रूल के साथ रहते हुए, ब्रिटिश लोगों के साथ रहते हुए बस गवर्नेंस के अंदर जो इंडियन लोगों के इंटरेस्ट के लिए या इंडियन रिप्रेजेंटेशन है वो मांग रहे थे। बिकॉज पहले एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो या लेजिस्लेशन हो उसके अंदर इंडियंस की एंट्री नहीं होती थी। जो भी इंडिया के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग फैसले होते थे वो ब्रिटिश के द्वारा लिए जा रहे थे। तो जब यहाँ पे नेशनलिज्म का राइज होने लगा, लोग एजुकेटेड होने लगे, तो वो भी अपने पॉलिटिकल डिमांड्स की यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स की यहाँ पे डिमांड करने लगे कि हमें भी गवर्नेंस के अंदर शेयर चाहिए, बिकॉज सो दैट कि वी कैन पुट और वी कैन रिप्रेजेंट द इंडियन इंटरेस्ट, और अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट कैन मेक अ पॉलिसी रिगार्डिंग दैट इशू। तो अगर ब्रिटिश लोग जो है देवर एलियन और देवर टोटली फॉरेन इन नेचर, है ना, वो इंडिया के यहाँ पे जो डिमांड्स है, इंडियन लोगों की जो कॉमन डिमांड्स है, इंडियन ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी, उससे इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे जितने कि लोकल थे। तो लोकल अगर गवर्नेंस के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन होता तो इंडियन लोगों के लिए जो पॉलिसी मेकिंग होती थी वो बेटर हो सकती थी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। इस वजह से यहाँ पे जो ये अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट कहे वो यहाँ पे रिफॉर्म को एडवोकेट कर रहे थे कि हमें सिर्फ रिफॉर्म चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सेल्फ रूल नहीं चाहिए। उनकी, मैं अभी भी बता दूं, सेल्फ रूल जो है वो उनकी लेटर फेज जो है पॉलिटिक्स का, उसके अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है सेल्फ रूल या स्वराज्य। लेकिन अर्ली फेज अगर हम देखें तो वो दे जस्ट फोकस ऑन द रिफॉर्म। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए गवर्नेंस के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे। दे डोंट वांट टू सबवर्ट और दे डोंट वांट टू डिथ्रोन द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। तो ये उनका मेन फोकस था। तो वो रिफॉर्म चाहते थे थ्रू द मॉडरेट अपील एंड परसुएशन। वही वापस उनका जो भी एजिटेशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन होगा थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो वेरियस सेक्टर के अंदर इन्होंने रिफॉर्म्स मांगे, रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेशन, रिफॉर्म इन इकोनॉमिक पॉलिसी, रिफॉर्म्स इन सोशल पॉलिसीज, है ना। तो वेरियस सेक्टर जो थे यहाँ पे इंडिया के अंदर, उनके अंदर इन्होंने रिफॉर्म मांगे, जैसे कि
जो प्लांटेशन के अंदर लेबर थे उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, है ना। तो वो सारा इकोनॉमिक का पार्ट हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म मांगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म मांगे इन्होंने, सोशल रिफॉर्म मांगे। तो इस तरह के रिफॉर्म इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किए, या जो डिमांड है रिफॉर्म के लिए वो रिप्रेजेंटेड की इन वेरियस सेक्टर। मेन फोकस उनका था रिफॉर्म इन लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर इंडियन रिप्रेजेंटेशन के नंबर जो है, या इंडियन मेंबर के जो नंबर है उनके अंदर इंक्रीमेंट किया जाए, या फिर उस समय तो था ही नहीं, इंक्रीमेंट तो बाद की बात है। जब 1892 के अंदर एक्ट पास होता है तब लेजिस्लेशन के अंदर नंबर, इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव के नंबर्स थे वो बढ़ाए गए थे। लेकिन लेजिस्लेशन के अंदर इनका बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो एटलीस्ट लेजिस्लेचर की जो सीटें हैं वो खुली जाए इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इस तरह के रिफॉर्म इन्होंने यहाँ पे मांगे। अगेन दे यूज मॉडरेट मेथड लाइक परसुएशन, अपील थ्रू, परसुएशन थ्रू एप्लीकेशंस, है ना, अपील, क्रिटिक थ्रू प्रेस, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा इन इंग्लैंड ऑल्सो। कुछ अपने जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह जो थे वो यहाँ पे इंग्लैंड में भी पॉलिटिकल प्रोपोगंडा रिगार्डिंग द इंडिया जो है वो चला रहे थे, सो दैट कि वहां की भी गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया जा सके वहां की पब्लिक के द्वारा कि इंडिया के रिगार्डिंग जो है आपको अब देखना चाहिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां पे पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे अर्ली मॉडरेट्स आपके। तो बेसिकली इनका मेन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के द्वारा ही ये लोगों की डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ये फॉलो करते हैं। तो इनके मूवमेंट में अगर देखा जाए तो दैट ओनली कॉन्फाइंड टू एजुकेटेड इंडियन, उसका रीजन मैंने बता दिया। उनकी क्या सोच थी कि अभी जो इंडियन मास है वो पॉलिटिकली इतने एजुकेटेड नहीं है कि दे कैन डिमांड फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स, तो पहले उनको क्या करो, पॉलिटिकली एजुकेटेड करो। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने लोगों को पहले पॉलिटिकल एजुकेशन देना शुरू किया था थ्रू देयर मीटिंग्स एंड थ्रू देयर वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने क्रिएट किए थे उसके थ्रू लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देना शुरू किया था। तो जो इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने को कहा था, जो डिमांड इन्होंने रखी थी फॉर द रिफॉर्म्स, वो बेसिकली जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेक्टर को फोकस करते हुए थी। सोशल इशू पे इन्होंने इतनी ज्यादा बात नहीं की थी। हाँ, सोशल इशू के अंदर एजुकेशन को लेके इन्होंने बात की थी, लेकिन जो अदर सोशल रिफॉर्म्स थे उनके लिए इन्होंने बात नहीं की थी। उसका भी कारण हम अभी देखेंगे। तो मेन जो इनका फोकस था ना, रिफॉर्म जो ये चाहते थे वो थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल राइट्स के अंदर फिर भी ये थोड़े से मॉडरेट थे, पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल राइट्स के लिए फिर भी ये थोड़े से मॉडरेट थे, लेकिन इकोनॉमिक राइट्स के लिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए ये रिफॉर्म मांग रहे थे, उसमें ये बहुत ज्यादा रेडिकल थे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिमांड्स वर मॉडरेट, लेकिन इकोनॉमिक डिमांड्स वर रेडिकली नेशनलिस्ट। तो इकोनॉमिक डिमांड को इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था। पॉलिटिकल डिमांड्स में दे फिर भी वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके कि चलो स्टडीली या ग्रेजुअली जो है गवर्नमेंट प्रेशर में आके धीरे धीरे हमारा भी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेशन के अंदर बढ़ाएगी। लेकिन इकोनॉमिक डिमांड के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे। अपने इकोनॉमिक क्रिटिक के थ्रू गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए और इकोनॉमिक डिमांड्स के लिए इनका जो नेचर था वो कैसा था, रेडिकली नेशनलिस्ट था। यानी दे वांट सडन चेंजेस, दे वांट इमीडिएट चेंजेस, सॉरी सडन क्या, इमीडिएट चेंजेस दे वांट। अगेन उनके मूवमेंट के अंदर यहाँ पे क्लास इश्यूज जो है उस एब्सेंस देखने को मिलते हैं, बिकॉज मास यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं थे ना, मास को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं अपने मूवमेंट में, दिस ओनली कॉन्फाइंड टू द एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। तो यहाँ पे क्लास इश्यूज जो है उसको एब्सेंस देखने को मिलते हैं, लाइक इश्यू रिलेटेड विद पीजेंट लेबर्स, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलती है। और जो इनकी इकोनॉमिक क्रिटिक है, दैट रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये लाइन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में आपके कि राइट द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपको वहां पे क्या लिखना है, इकोनॉमिक क्रिटिक।
इकोनॉमिक क्रिटिक को जो है अच्छे से डिफाइन करना है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का इकोनॉमिक डायमेंशन जो है वो इकोनॉमिक क्रिटिक है, या वी कैन से इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म के नाम से भी हम जानेंगे। अगर इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात आ जाए तो भी इसी टाइम की बात हो रही है, यानी इकोनॉमिक क्रिटिक की ही बात हो रही है। अर्ली मॉडरेट्स के द्वारा जो इकोनॉमिक क्रिटिक रिप्रेजेंट की गई थी उनकी बात हो रही है, और जो इस इकोनॉमिक क्रिटिक के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके भी नाम आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। नाउ अब हम देखते हैं प्रोग्राम ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो क्या क्या इनके प्रोग्राम थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें अगर, तो इस फील्ड के अंदर इन्होंने क्या क्लेम किया, शेयर इन द गवर्नमेंट। अगेन आई सेड कि वो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं करना चाहते थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रीडम नहीं चाहते थे। दे डोंट वांट इट, दे जस्ट वांट अ शेयर इन द गवर्नमेंट। तो ये इनका मेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए जो है ये पॉलिटिकल मूवमेंट था। दे परसुएड मॉडरेट एम्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। जो भी उन्होंने इस रिफॉर्म के लिए जिस तरह से अपने एप्लीकेशन है या फिर वी कैन से पेटिशन है वो फाइल किए, दीज ऑल कंसिडर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज करते हुए इन्होंने इन रिफॉर्म्स की डिमांड की, ना कि किसी तरह का डायरेक्ट एक्शन या रेडिकल एलिमेंट्स को अपने अंदर इनकलकेट करते हुए इन रिफॉर्म्स की डिमांड की। दे जस्ट confined with the constitutional methods in their politics. तो उनका क्या बिलीव था, जो अर्ली लीडर्स या वी कैन से मॉडरेट जो थे उनका ये बिलीव था कि स्लो एंड ग्रेजुअल और मॉडरेट प्रेशर अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अगर क्रिएट करेंगे तो सूनर और लेटर, आज या कल कहीं कभी ना कभी जो है जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीज जो है वो इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को नाराज नहीं करना है, खुश रखना है। तो इनका इस वजह से जो ये सारे रिफॉर्म के रिगार्डिंग या इनका जो एजुटेशन का मेथड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, या वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन था, सो दैट कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे नाराज नहीं करना चाहते हैं, उनको खुश रखते रखते या उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हुए, हाँ अपनी डिमांड्स रखो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से किसी तरह की स्ट्राइक नहीं करनी है, किसी तरह से डिसओबीडियंस जैसी चीजें नहीं करनी है जिससे कि गवर्नमेंट जो है इंडियन पॉपुलेशन से नाराज हो जाए। तो वो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुश रखते हुए यहाँ पे वर्क कर रही थी। और उनका ये भी मानना था कि अगर इसी फेज के अंदर अगर हम उग्र हो जाएंगे, थोड़े से एक्सट्रीम हो जाएंगे, जैसा कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर होता है, या भी हम डायरेक्ट एक्शन का स्टेप यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, तो हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है नाराज होके इस जो इन्फेंट मूवमेंट है इसको यहीं पे सप्रेस कर दे, और आगे जाके जो ये सपने हैं सेल्फ गवर्नमेंट जैसी जो रिफॉर्म्स है ये हो ही ना पाए। इस वजह से वो चाहते थे कि ये इन्फेंट मूवमेंट जो है किसी भी तरह के ऑफिशियल हॉस्टिलिटी को फेस ना करे। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है वो यूज किए थे। तो दे बिलीव कि रिवॉल्यूशन वाज नॉट पॉसिबल, दे कंसंट्रेटेड ऑन रिफॉर्म्स, बिकॉज इनको यहाँ पे पता था कि मासेस जो है, जो इंडियन मासेस है वो भी अभी पॉलिटिकली इतनी एजुकेटेड नहीं है कि अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेके यहाँ पे एजिटेशन शो कर सके या अपने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिवॉल्यूशन तो अभी पॉसिबल नहीं है। अगर इस मास को इनकॉर्पोरेट करते हो अपने मूवमेंट में तो अगेन वो एनार्की क्रिएट करेगी, इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगी, जो कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मूवमेंट का सप्रेशन। दैट्स व्हाई दे बिलीव अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट बिलीव्स कि रिवॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दे कंसंट्रेटेड ऑन रिफॉर्म, कि चलो रिफॉर्म है, सुधार ही हम लोग डिमांड कर लेते हैं। That's why they try to build up strong public opinion for the political consciousness के राइज करने के लिए, लोगों के बीच में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है उसको जगाने के लिए यहाँ पे ये पब्लिक ओपिनियन को बिल्डअप करते हैं। और जब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यहाँ पे डेवलप होगी, लोगों के अंदर बिल्डअप होगी, तो उसी के साथ नेशनल स्पिरिट जो है लोगों की वो भी यहाँ पे ग्रो होगी। तो इस वजह से अर्ली जो नेशनलिस्ट है, मॉडरेट थे, दे फॉलो द पॉलिटिकली
लोगों, दे फॉलो द पॉलिसी टू एजुकेट द पीपल पॉलिटिकली, है ना, पॉलिटिकली उनको एजुकेट करने की पॉलिसी वो अपनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर दो चीजें, एक तो लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना है, पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, सो दैट कि वो पॉलिटिकली अपने राइट्स एंड डिमांड्स को रख सके। तो पॉलिटिकल एजुकेशन एंड सेकंड इज रिफॉर्म, ठीक है, ये दो चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर दे डिमांडेड अगेन वही कि इंडियन जो थे वो हमेशा सबऑर्डिनेट पोस्ट पे अपॉइंट किए जाते थे, तो दे डिमांडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन इन द हायर ग्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक सिविल सर्विसेज और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर के रूप में है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इंडियंस को हायर ग्रेड की जॉब में अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने। स्पेशली उनका स्ट्रेस जो था वो सिविल सर्विसेज पे था कि किस तरह से सिविल सर्विसेज को लॉर्ड जो लिटन है उसके द्वारा किस तरह से इंडियंस के लिए या इंडियंस को वहां से डीबार करने के लिए या इंडियन को हायर ग्रेड की जॉब में आने से रोकने के लिए किस तरह से उसने सिविल सर्विसेज के अंदर चेंजेस किए थे, जैसे कि एज को 21 से 19 कर दिया था, है ना। तो इस तरह से इंडियंस को यहाँ पे दूर रखा जा रहा था इस हायर ग्रेड की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थे। तो इन्होंने जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स मांगे, जिसके अंदर मेन इनका ये था कि जो लो एज लिमिट है उसका फिक्सेशन किया जाए, या तो फिर 19 रखी जाए या 21 रखी जाए, जो भी है उसका फिक्सेशन किया जाए, ठीक है। और साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन करवाए जाए लंदन और इंडिया के अंदर। पहले जो ओनली सिविल सर्विसेज की एग्जाम थे वो लंदन में होते, तो अब हर कोई तो इतना वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इतना प्रॉस्परस नहीं होता है कि वो लंदन जाके सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे। तो अगर इंडिया में इसका एग्जाम होगा तो इट विल बी ओपन फॉर द कॉमन पीपल जो कि लंदन जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इंडिया में रहते हुए इस सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करके सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये डिमांड रखी कि लंदन और इंडिया में दोनों ही जगह यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। तो ये दीज ऑल थिंग्स वर ओनली इन पेपर्स। एक्चुअल में तो आपको पता ही है इंडिया में 1922 में आते आते जो है वो सिविल सर्विस के एग्जाम जो है होना शुरू हुए, उस तब तक तो जो है वो लंदन में ही होते थे। तो अब आप सोचोगे लंदन जाने को क्या कॉमन पीपल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं क्या? कुछ ही लोग होंगे जो प्रॉस्परस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जमींदार है या जो पहले के थोड़े से जो प्रोमिनेंट फैमिलीज है उनसे बिलोंग करते हैं, तो वही जाके लंदन जाके एग्जाम देने को प्रिफर कर सकते हैं। कॉमन पीपल तो यहाँ से हमेशा ही इस सपने को देख भी नहीं सकता सिविल सर्वेंट बनने का, है ना। तो इस तरह से इन्होंने रिफॉर्म यहाँ पे अर्ज किए। देन दे वांट की सेपरेशन हो जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के साथ, बिकॉज पहले क्या सिस्टम था कि जो मान लो कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, या एक नॉर्मल मान लो मजिस्ट्रेट है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, पुलिस को कंट्रोल कर रहा है। तो उसका काम क्या है कि पुलिस को ऑर्डर देना कि थीफ को है चोर को पकड़े, ठीक है। अब ये मजिस्ट्रेट जो है ये इसको सजा देने का भी काम कर रहा है, जज की भी भूमिका निभा रहा है। तो एक ही पर्सन जो है वो किस तरह से दोनों के साथ फेयरली डील कर सकता है। पुलिस जो है उस थीफ को पकड़ा है तो वो तो चाहेगी कि इसको सजा हो, तो जज जो यही सेम जो है जो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है जो अथॉरिटी, वो अगर जज बन के इसको सजा दे तो किस तरह से वो फेयरली इसको सुनेगा। ये तो पार्शियल हो जाएगा। जो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है उसकी यही रहेगी कि उसके मन में यही है कि थीफ जो है वो सच में थीफ है, तो उसको सुनेगा कौन। तो जो ये थीफ कैचर का फंक्शन है, जो फंक्शन है थीफ कैचर का एंड थीफ को यहाँ पे पनिश करने का, ये फंक्शन जो है ये अपोज है द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस।
तो इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसके ये अपोज्ड है कि सेम अथॉरिटी जो है वो किस तरह से थीफ कैचर का भी काम कर सकती है और थीफ पनिशर का भी काम कर सकती है। इस वजह से इन्होंने डिमांड रखी कि जुडिशरी को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए। देन दे एडवोकेट फॉर डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, इस तरह के इन्होंने सिविल राइट्स के लिए एडवोकेसी की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर हायर ग्रेड की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी उनमें इंडियंस का अपॉइंटमेंट मांगते हैं ये, और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन मांगते हैं, कारण मैंने बता दिया, और सिविल राइट्स की डिफेंस के लिए ये एडवोकेसी करते हैं लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बिकॉज दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ अब हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो वो सारे ग्रीवेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे जिनके लिए इन्होंने एडवोकेसी की, जो कि अपन ने जो कि कारण रहे हुए हैं वेरियस एजिटेशन के, वेरियस मूवमेंट के, जैसे पीजेंट मूवमेंट का क्या कारण रहा था यहाँ पे, वही कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और हाई रिवेन्यू डिमांड, है ना, लैंड रिवेन्यू जो है वो उसके डिमांड को लेके हुआ था। फिर यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उनका डिक्लाइनेशन किस वजह से हुआ था, यहाँ पे जो टैरिफ प्रोटेक्शन किया जा रहा था या जो इंपीरियल प्रेफरेंस की पॉलिसी अपनाई गई थी उसके कारण यहाँ पे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या इंडियन इंडस्ट्रीज को सेटबैक मिला था। तो दीज ऑल इश्यूज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय मॉडरेट्स। सो यहाँ पे जो इंपीरियल प्रेफरेंसेस की पॉलिसी जो अपनाई गई थी उनको यहाँ पे उसको अबंडन करने की बात की गई इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय द अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स। सो दे डिमांडेड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन कंट्री। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज यानी जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनके डेवलपमेंट को लेके भी बात की, सो दैट कि इंडिया का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी। दे कंसंट्रेटेड मेजर दे सजेस्टेड लाइक टैरिफ प्रोटेक्शन, कि जो इंपीरियल प्रेफरेंस की पॉलिसी यहाँ पे अपनाई जाती थी, मैं ये ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ अपने प्रीवियस सेशंस में, कि इंपीरियल प्रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड इंग्लैंड से आते हैं उनके ऊपर कम टैरिफ लगाया जाता है, दैट्स व्हाई दे बिकम चीफ with comparison with their counterpart in Indian goods, है ना। इंडियन गुड्स जो है उनके कंपैरिजन में ये जो मैन्युफैक्चर्ड इंग्लैंड से जो गुड्स आते हैं वो सस्ते होते हैं, बिकॉज उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम लगाई जाती है, वी कैन से जो टैरिफ है वो कम लगाया जाता है। और यहाँ तक भी जो यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रेड होता था उनके अंदर भी जो इस तरह की इम्पार्शियल पार्शियल पॉलिसी अपनाई जाती थी, जिसके अंदर इंडियन गुड्स के ऊपर तो एक्साइज ड्यूटी को हैवी एक्साइज ड्यूटी लिवाई की जाती थी, जबकि जो फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनके ऊपर कम एक्साइज ड्यूटी जो है वो अप्लाई की जाती थी। तो इस तरह की जो इंपीरियल प्रेफरेंस की पॉलिसी है वो अपनाई गई थी, जिसके कारण जो है जो मेन कॉज बनता है फॉर द डिग्रेडेशन और फॉर द डिक्लाइनेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को लेके, टैरिफ प्रोटेक्शन को लेके यहाँ पे इन मॉडरेट्स के द्वारा डिमांड रखी गई। और ये भी कहा गया कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनके रिवाइवल को लेके गवर्नमेंट को पॉलिसी अपनानी चाहिए कि गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे एड जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, यानी सहायता राशि जो है प्रोवाइड करवानी चाहिए, सो दैट कि वो इंडियन इंडस्ट्री जो अपने डिक्लाइनेशन का फेज देख रही है वो अपने आप को यहाँ पे रिवाइव कर सके। उन्होंने पीजेंट्री के इशू के लेके भी यहाँ पे अपनी आवाज उठाई कि जो हाई रिवेन्यू डिमांड है, लैंड रिवेन्यू डिमांड है, उसके अंदर रिडक्शन किया जाए, और जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसका एक्सटेंशन किया जाए। गवर्नमेंट को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे उनको गवर्नमेंट को इसमें स्टेप लेना चाहिए, सो दैट कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा और अल्टीमेटली बेनिफिट होगा पीजेंट्री को, पीजेंट्री की जो पीजेंट्री की लाइफस्टाइल में अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इरिगेशन यहाँ पे
फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटीज को एक्सटेंशन करने की डिमांड रखी गई। और यहाँ पे ये भी डिमांड रखी गई कि जो पीजेंट्री यहाँ पे मनी डेब्ट के अंदर फंस जाते हैं मनी लेंडर के, उनको यहाँ से इन मनी लेंडर की जो भूमिका है वो यहाँ से खत्म की जाए, सो दैट कि पीजेंट्री जो है वो ये मनी ट्रैप के अंदर, मनी डेब्ट के ट्रैप में ना फंसे। तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए, एग्रीकल्चर बैंक्स जो है वो इस्टेब्लिश करने चाहिए, जिनके थ्रू इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके पीजेंट्री को, जिससे कि ये मनी डेब्ट के साइकिल से, इस विशियस साइकिल से बच सके। देन यहाँ पे दे एजिटेटेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ वर्कर इन द प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के अंदर वर्कर काम करते थे, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज के अंदर उनकी डिग्रेडेड कंडीशन थी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी डिस्कस देन वी कवर दिस सेशन रिगार्डिंग दिस। तो उन प्लांटेशन के अंदर जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने आवाज उठाई, एंड दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स क्यों लगा रही थी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो अपने रिवेन्यू जनरेशन के लिए कोई भी कमोडिटीज है उसको नहीं छोड़ती थी, है ना, उसके ऊपर टैक्स लगा के वो अपना यहाँ पे रिवेन्यू जनरेशन करती थी। तो वैसे एक सॉल्ट जो था वो भी एक कमोडिटी था जिसके ऊपर वो टैक्स लिवाई करके इंडियन पॉपुलेशन से यहाँ पे रिवेन्यू टैक्स वसूल करके रिवेन्यू जनरेशन कर सकती थी। तो दे डोंट वांट टू लीव एनी हुक्स एंड नोक्स फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। वो ऐसी कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ना चाहते थे या ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे कि वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर सके। तो बेसिकली उनका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था यहाँ पे, जो इकोनॉमिक क्रिटिक्स के रूप में लोगों को सामने लाया गया उनका ये फेज। तो उनका मेन जो ब्रिटिश रूल का मेन या जो रियल फेज था दैट इज द एक्सप्लॉयटेटिव फेज, और उसी वजह से वो हर एक कमोडिटीज के ऊपर टैक्स लिवाई करते थे। और ऑलरेडी ये टैक्स का बर्डन इतना ज्यादा था कि जब यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्रिएशन की बात होती है तो वहां पे भी इन्होंने यही सोचा कि ऑलरेडी यहाँ पे लोगों के ऊपर, इंडियन पीपल के ऊपर टैक्स का बर्डन इतना ज्यादा है कि वो इस नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे न्यू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अलग से ऑफिशियल्स वगैरह ये जो है अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए खर्चा तो होगा ही होगा, और अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अगर जो एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाए तो उसके लिए आपको और ऑब्वियसली है कि अलग से बजट जो है वो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये बजट जो है एक्सपेंड इस चीज पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे नहीं करना चाहती थी। तो वो यही सोच रही थी कि लोगों पे तो ऑलरेडी जो बर्डन है टैक्सेस का इतना ज्यादा कि वो ऑलरेडी पुअर कंडीशन में जी रहे, और अगर और ज्यादा उनके ऊपर इस नए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बनाने के लिए उनके ऊपर अगर और टैक्स लिवाई किए तो हो सकता है कि ये जो पब्लिक है वो एजिटेट करे या फिर रिवोल्ट कर दे। तो ये थॉट जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के टाइम भी आई थी, है ना। तो बिकॉज दे वर लिवाइंग टैक्स ऑन एवरी कमोडिटीज, वॉट एवर दे पॉसिबल कमोडिटीज वर देयर, सो दैट कि उससे रेवेन्यू जनरेशन किया जा सके, वो उस पर टैक्स लिवाई करते थे, ठीक है। तो उसमें से एक है सॉल्ट भी। तो जिसके लिए गांधी जी, जब गांधी जी आए 1920 के बाद गांधी लीडरशिप मिलती है ना इंडियन नेशनल मूवमेंट को, तो गांधी जी ने भी डांडी मार्च किया था फॉर दिस अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स के लिए। तो यहाँ पे अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट्स ने भी जो अर्ली कांग्रेस की जो अर्ली पॉलिटिकल फेज है उसके अंदर यहाँ पे सॉल्ट के टैक्स के अबॉलिशन के रिगार्डिंग भी इन्होंने डिमांड रखी थी। और इन्होंने यहाँ पे जो मिलिट्री के ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर किया जा रहा था, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने का भी, वो भी इंडियन लोगों से ही आ रहा था, इंडियन जो पॉपुलेंस है उससे क्रिएट किया जा रहा था। तो इंस्टेड ऑफ दिस एक्सपेंडिचर एक्सपेंड करना था किसके ऊपर, इंडियन लोगों के डेवलपमेंट के लेके, इंडिया की कंडीशन के डेवलपमेंट के लेके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लेके, लेकिन ये कहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा था, मिलिट्री के ऊपर। यानी जो वॉर यहाँ पे चल रहे थे, जो वियतनाम वॉर है, एंग्लो अफगान वॉर है, जो ये वॉर यहाँ पे चल रहे थे, अफगानिस्तान जो था उसको मैंने आपको कवर किया है हमने, अफगान वॉर।
तो ये आप 1971 तक देखते हो ना, तो सॉरी 1947 तक भी देखते हो ना, जब इंडिया यहाँ पे आज़ाद हो चुका था ब्रिटिश रूल से, तब तक भी ब्रिटिश रूल का जो है ऑक्यूपेशन जो है वो अफगानिस्तान पे नहीं हो पाया। बेसिकली अफगानिस्तान एक ऐसी टेरिटरी है जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, वही उसकी जो पूरी गवर्नेंस है वो चला सकते हैं, बिकॉज दे वर अवेयर with the topographic और geographical condition of अफगानिस्तान वेरी वेल, बिकॉज ये पूरा हिली एरिया है। अफगानिस्तान का आधा से ज्यादा जो हिस्सा है ना टोपोग्राफी के रूप में वो हिल है कंप्लीटली। यहाँ पे इतने सारे माउंटेन्स काइंड ऑफ टोपोग्राफी है कि लोगों को यहाँ पे इजीली पैसेज भी नहीं मिलता है जाने के लिए, ठीक है। और बाकी का जो एरिया है वो एक बैरन लैंड की तरह है। तो बहुत ही एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल कंडीशन है अफगानिस्तान की। इस वजह से वहाँ के जो लोकल पश्तून वगैरह जैसी ट्राइब्स है ना वही वहाँ पे रूल कर सकती है। इसीलिए तो आज भी देखो अफगानिस्तान जो है वहाँ पे किनका राज है, वहाँ पे तालिबान का ही राज है। कितना स्ट्रगल किया यहाँ पे अमेरिका ने कि तालिबान अफगानिस्तान पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सके। सो थ्रू अफगानिस्तान ही कैन कंट्रोल रशिया, है ना, एंड अगेन उधर से चाइना, इनको वो यहाँ पे कंटेन कर सके। ये अमेरिका की पॉलिसी थी इन द नेम ऑफ टेररिज्म, कि हम टेररिज्म को यहाँ पे हटाना चाहते हैं अफगानिस्तान से। उसके नेम पे ये अपनी अलग सी पॉलिसी खेल रहा था कि वो यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया है या जो मिडल एशिया है, मिडल ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे अपना पूरा ऑक्यूपेशन चाहता था, सो दैट कि वो वहां से रशिया और चाइना को काउंटर कर सके और अपना एक बेस बना सके, अफगानिस्तान को मिलिट्री बेस बना सके, जिससे कि रशिया और चाइना जो है वो प्रॉक्सिमिटी में है और विसिनिटी के अंदर होने से ये उसके ऊपर जो है चेक रख सके। लेकिन अब अमेरिका ग्रेट यहाँ पे लॉस होता है उसका, इतने साल तक यहाँ पे घुस तो गया यहाँ पे लेकिन निकल नहीं सका। तो कितने मिलिट्री जो नाटो की यहाँ पे पूरी सेना लगाई गई थी टेररिज्म को यहाँ पे खत्म करने के लिए, अल्टीमेटली जो सत्ता है अफगानिस्तान की वो तालिबान के हाथों में रही। बिकॉज तालिबान वहाँ के लोकल है, पश्तून वगैरह जो ट्राइब्स है वो यहाँ पे तालिबान का हिस्सा है, एंड दे वर अवेयर ऑफ द टोपोग्राफिक चैलेंजेस ऑफ द अफगानिस्तान, है ना, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस ऑफ द अफगानिस्तान। तो दीज आर द कंडीशंस। तो चलो मेन टॉपिक पे आता है कि गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पे हियर एंड देयर जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो पंजाब का एरिया है, वहां से ये अफगानिस्तान को लेके वरी थी। बिकॉज उस समय जो है रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा था। ये सब हमने डिस्कस किया है, रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान पे कंट्रोल होना जरूरी था। तो इस वजह से कंटिन्यू वॉर जो है अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल को लेके हो जा रहे थे। तो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये जो खर्चा यहाँ पे इंडियन डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए था, बिकॉज वो सारा टैक्स का पैसा जो है वो इंडियन लोगों की जेब से आ रहा था। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन इंडियन पीपल दे इट स्पेंड ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, है ना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्चा हो रहे थे। तो इसके अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड दे कंटिन्यूअस एजिटेशन इन्होंने यहाँ पे कैरी किया फॉर द स्टॉपेज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ वही कि जो इंडिया का पैसा है वो ब्रिटेन में जा रहा है, जितने भी बुलियंस के फॉर्म में है या फिर एनी फॉर्म के अंदर जो इंडिया का पैसा है, जो इंडिया की वेल्थ है, वो कहाँ ट्रांसफर की जा रही है, ब्रिटेन में। तो इस चीज को रोकना चाहिए, इस चीज को यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे एडवोकेसी की या आवाज उठाई। तो ये है सारे इकोनॉमिक इश्यूज जिनके ऊपर मॉडरेट्स ने रिफॉर्म की डिमांड की। नेक्स्ट यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए, तो सोशल वेलफेयर के लिए जो अर्ली नेशनलिस्ट थे या जो कांग्रेस थे, दे केप्ट इटसेल्फ अलूफ फ्रॉम इट, यानी कि इन्होंने अपने आप को इन चीजों से दूर रखा सोशल वेलफेयर को लेके, स्पेशली सोशो रिफॉर्म, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म, बिकॉज दे बिलीव कि कांग्रेस जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है ना। तो नेशनल प्लेटफॉर्म पे ओनली नेशनल इश्यूज के रिगार्डिंग जो है वो बातें होनी चाहिए या नेशनल इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए।
तो इश्यू भी कैसे होने चाहिए, ओनली नेशनल इश्यू होने चाहिए। तो ऐसे इश्यू को ही यहाँ पे एड्रेस किया जाता था जिसके ऊपर पूरा का पूरा नेशन जो है या पूरा का पूरा राष्ट्र जो है वो अग्री हो, सहमत हो। तो इस वजह से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो लोकल होती थी या जिनसे पूरे नेशन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मान लो कि सती प्रथा है फॉर एग्जाम्पल, तो सती प्रथा को लेके बहुत जने जो यहाँ पे, सॉरी सती प्रथा तो आप छोड़ दो, एग्जाम्पल लेते चाइल्ड मैरिज का। चाइल्ड मैरिज तो अभी तक भी प्रिवेल्ड है इंडिया के अंदर, इसको तो रोकने के लिए तब से कानून बन रहे हैं लेकिन अभी तक भी चलती है ये प्रथा। तो चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे रोकने के लिए, ऑफिशियली तो नहीं होती है, ऑफिशियली तो पनिशमेंट है चाइल्ड मैरिज को लेके, लेकिन ऐसे सीक्रेटली करवाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे राजस्थान के अंदर तो और भी ज्यादा यहाँ पे ये चीज होती है। अभी तो बहुत हद तक कम हो चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी जो छोटी छोटी ऐसी कम्युनिटीज है उनके अंदर होती है जो सोशली थोड़े से बैकवर्ड वगैरह है। तो ये चाइल्ड मैरिज का जो इश्यू है इसको अगर हम देखें तो चाइल्ड मैरिज को लेके पूरा नेशन जो है उसकी जो ओपिनियन है वो एक नहीं होगी, है ना। तो अगर नेशन इसके ऊपर अग्री नहीं होता है, एकजुट नहीं होता है, तो चाइल्ड मैरिज का इशू जो है वो रिलेवेंट नहीं रहेगा फॉर द कांग्रेस। तो कांग्रेस ऐसे इश्यूज को यहाँ पे नहीं लेता था, ऐसे इश्यूज को एड्रेस नहीं करता था जिसका जो रिलेशन है वो नेशन से ना हो या कंप्लीट नेशन जो है उस बात पे अग्री ना करे। इस वजह से इन्होंने अपने आप को इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म या सोशल वेलफेयर के जो वर्क था, जैसे विडो रीमैरिज वगैरह, ये जो ऐसे टॉपिक थे कि इसमें से कुछ कम्युनिटीज जो है इंडिया की वो इस चीज को सपोर्ट करती थी कि हाँ विडो रीमैरिज होनी चाहिए, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी या ऐसा पार्ट था, ज्योग्राफिकल पार्ट थे या कोई भी सेक्शन थे जो इसको अग्री नहीं करते। तो अगर लोग यहाँ पे एक मत नहीं हो रहे किसी बात को लेके तो कांग्रेस उस इश्यू को यहाँ पे एड्रेस नहीं करते थे। वो ये कंसिडर करते थे कि ये इश्यू जो है यहाँ पे नेशनल इश्यू नहीं है। तो बिकॉज कांग्रेस एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक नेशनल इश्यूज को ही एड्रेस किया जाता है, अगर ये ऐसी ऐसी चीजों पे डिस्कस करना या एड्रेस करना इन टॉपिक को शुरू कर दे तो इसकी जो नेशनल प्लेटफॉर्म की रिलेवेंसी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये लोकल पॉलिटिक्स जो ये नेशनल पॉलिटिक्स है वो लोकल पॉलिटिक्स के अंदर तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये हो सकता है कि कांग्रेस की जो क्रेडिटेबिलिटी है या कांग्रेस की जो वैलिडिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाए। और वैसे भी तो कांग्रेस के फाउंडेशन को लेके कितनी ज्यादा यहाँ पे कश्मकश थी, कितने ज्यादा उसके ऊपर आरोप लगते थे, तो इस वजह से वो अवॉइड करता था खुद को इन चीजों से डील करने के लिए। लेकिन इन्होंने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर अदर इश्यूज को एड्रेस नहीं किया, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के का जो इशू था ना उसको इन्होंने जरूर यहाँ पे एड्रेस किया, उस पे एम्फेसाइज किया कि गवर्नमेंट को यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के स्प्रेड को लेके, प्राइमरी एजुकेशन का जो एक्सटेंशन है उसको करना चाहिए। तो लोगों के अंदर प्राइमरी एजुकेशन सब जगह सब लोगों को प्राइमरी एजुकेशन मिले ऐसी व्यवस्था है गवर्नमेंट को यहाँ पे करनी चाहिए, ये इशू इन्होंने यहाँ पे रेज किया था। एंड दे आल्सो डिमांडेड फॉर द इंक्रीजिंग फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन, बिकॉज जितने भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ था वो ओनली मॉरल एजुकेशन के ऊपर ही वर्क करते थे। बिकॉज गवर्नमेंट को यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या मकसद था कि उनको क्लैरिक फोर्स चाहिए थी, क्लैरिकल जो फोर्स है वो चाहिए थी, क्लैरिकल फोर्स चाहिए थी, सो दैट कि वो एक इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर हेल्पफुल क्लर्क के रूप में काम कर सके, और उनका जो बर्डन है इंग्लैंड से क्लर्क मंगाने का वो कम हो सके, और इंडियन जो है वो इनको एक क्लर्क के रूप में, बाबू के रूप में मिल सके। तो अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया। एम क्या था, लोगों को सिर्फ क्लैरिकल फोर्स जनरेट करना था, और उनको कोई भी उनके मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए या उनको और ज्यादा प्रोग्रेसिव करने के लिए थॉट्स के अंदर वैसा कोई मोटिव नहीं था, बस उनको एक पढ़ा लिखा बाबू चाहिए था जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर उनकी असिस्टेंस कर सके। तो जो भी एजुकेशन का पैटर्न हुआ करता था ना, एजुकेशन ओनली मॉरल बेस पे दी जाती थी, ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट हुआ करते थे, हिस्ट्री है, ऐसी चीजें हुआ करती थी, सोशियोलॉजी है, सोशल ऐसी चीजें।
लेकिन टेक्निकल एजुकेशन जो है वो नहीं दी जाती थी। अगर टेक्निकल एजुकेशन अगर प्रोवाइड कराई जाए तो इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। इस वजह से टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कभी भी एम्फेसाइज नहीं किया, उसके ऊपर उसके रिगार्डिंग कभी भी एफर्ट नहीं डाले। तो हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी टेक्निकल एजुकेशन के इंट्रोडक्शन के लिए इन्होंने यहाँ पे डिमांड रेज की। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाता है तो नेशनल यूनिटी के लिए उनका क्या वर्क था, तो देखते हैं। तो दे वर ग्रेट पायोनियर ऑफ नेशनल यूनिटी। वो चाहते ही थे कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकली एजुकेटेड हो। पॉलिटिकल एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। एंड दे स्ट्रेस ऑन इन द इट्स रोल एज अ माइटी नेशनलाइजर। तो अगर हम फर्स्ट अगर नेशनलिज्म की भावनाओं को आगे बढ़ाना या जो लोगों की ओपिनियन है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम या लोगों को पॉलिटिकली एजुकेटेड करने का काम, सो दैट कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को रियलाइज कर सके, ये सारे काम जो है वो अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा यहाँ पे किए गए। They work for promotion and consolidation of the process of Indian nation in making। तो नेशन इन द मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा प्रमोट किया, कंसोलिडेट किया बाय द एजुकेटेड द इंडियन पीपल पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकल एजुकेशन देके लोगों के द्वारा इन्होंने जो नेशन इन द मेकिंग की प्रोसेस है उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया। एंड दे फॉस्टर्ड नेशनलिज्म एंड कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जो इंडिया जिस तरह से सेक्ट, रिलीजन, कास्ट, क्रीड है ना, और ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर बटे हुए थे, जैसे कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन, इस तरह से। तो उन्होंने ट्राई किया कि इंडिया को जो है, इंडिया के लोगों को है वो इंडियन कहा जाए ओनली। तो ये कब आएगा, जब ये लोग इन चीजों से ऊपर उठेंगे, कास्ट, क्रीड, सेक्ट, रिलीजन, कम्युनलिज्म की जो भावना है उनसे ऊपर उठेंगे, रीजनलिज्म की भावना है उनसे ऊपर उठेंगे, तब वो अपनी एक सिंगल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, दैट इज द इंडियन। तो इस तरह की जो अप्रोच को फॉस्टर करने का काम जो है इन अर्ली नेशनलिस्ट ने किया। तो बेसिकली जो नेशनलिज्म जो राइज हो रहा था उसको फॉस्टर करने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम और उसको और ज्यादा कंसोलिडेट फॉर्म में करने का काम जो है वो अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा किया गया। तो राष्ट्रवाद की भावना का जो उदय हो रहा था उसको और ज्यादा कंसोलिडेट करने का, और ज्यादा उसको प्रमोट करने का काम जो है वो अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट्स के द्वारा किया गया। तो नेशनल यूनिटी में इनका और बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये थे अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट्स के प्रोग्राम जो उन्होंने वेरियस सेक्शन के अंदर किए, वो हमने देखे। अब हम देखते हैं इनके अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट एंड मॉडरेट्स देख लेते हैं क्या क्या रही। रिफॉर्म इन लेजिस्लेचर देखा हमने किस तरह से उन्होंने लेजिस्लेशन के अंदर रिफॉर्म करने की बात कही। दे वांट की लेजिस्लेशन के अंदर उनका शेयर हो, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, और नंबर ऑफ जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है उनकी सीट्स को बढ़ाया जाए। लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन किया जाए सो दैट कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है वो और ज्यादा अच्छे से आ सके। इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट, पहले जो ये नंबर ऑफ द जो लेजिस्लेचर के अंदर लोग जाते थे ना चुन के, वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं जाते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही जाते थे। जो अर्ली जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो अपने में से ही लोगों को वहां पे लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर के रूप में सेंड करते थे। तो बिकॉज कांग्रेस के लीडर कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे, ऐसे नहीं थे कि बस वो 4-5 ही लीडर थे, बहुत बड़ी मेंबरशिप थी इनकी, जगह जगह से भारत के हर एक कोने से जो है इनके मेंबर थे। तो मेंबर और कार्यकर्ता की श्रेणी तो बहुत लंबी चौड़ी थी। उनमें से ही जो प्रोमिनेंट हुआ करते थे, जो ज्यादा थोड़े एजुकेटेड और नेशनल इशू को लेके अच्छे से अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके, उनको यहाँ पे लेजिस्लेशन के अंदर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर बना के भेजा जाता था थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट। देन यहाँ पे न्यू पावर टू डिस्कस बजट, इनके एफर्ट्स के कारण इनकी क्या अचीवमेंट रही कि इनको पहले बजट के ऊपर डिस्कस करने के का पावर नहीं था इंडियंस को, है ना, लेजिस्लेशन के अंदर जब बजट यहाँ पे पेश किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके एफर्ट से या जो वी कैन से कि ग्रेजुअल जो प्रेशर क्रिएट किया गया गवर्नमेंट पे, उसके थ्रू इनको पावर मिलती है बजट के ऊपर डिस्कस करने की।
though they can't make a decision on this budget issue, but they can at least discuss. देन यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने प्रेशर जनरेट किया, दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कंपेल होती है टू थिंक अबाउट द इंडियंस एंड इंडियन इंटरेस्ट। देन यहाँ पे कांग्रेस जैसा एक मेगा नेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का इनका अचीवमेंट है, सो दैट कि होल नेशन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म या सिंगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जा सके। इन्होंने स्टार्ट किया पॉलिटिकल एजिटेशन करना। पहले एजिटेशन कैसा होता था, लोगों के द्वारा ऐसे स्ट्राइक करके, स्ट्राइक तो छोड़ो क्या, सीधा सा वो अटैक करते थे, एम्बुश करते थे। तो वैसी टेक्निक से अब वैसे एजिटेशन से किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल एजिटेशन की तरफ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मींस को अपनाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अपनाते हुए ये अपना एजिटेशन पॉलिटिकल एजिटेशन के अंदर शो कर रहे हैं। पहले मास एजिटेशन होता था, अब ये पॉलिटिकल एजिटेशन होता है, सो दैट कि गवर्नमेंट की जो ओपन हॉस्टिलिटी है वो फेस करनी ना पड़े। देन इनकी बिग अचीवमेंट, सबसे बिग अचीवमेंट दैट इज इकोनॉमिक क्रिटिक। इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में दे एक्सप्रेस और दे एक्सपोज्ड द रियल फेस ऑफ colonial government, that is exploitative face, and passing of Indian Council Act 1892, reform in legislature। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है उसका पास होना भी इन मॉडरेट्स के अचीवमेंट के अंदर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या होता है, क्या रिफॉर्म होता है, लेजिस्लेचर रिगार्डिंग यहाँ पे रिफॉर्म होते हैं, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर थे इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो नंबर को बढ़ाया जाता है ना, उन नंबर्स के अंदर इंक्रीमेंट किया जाता है, लेकिन वहां पे ऑफिशियल मेजोरिटी जो है अभी भी रिटेन रहती है। देन इनको इसी काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के अंदर बजट के ऊपर डिस्कस करने की पावर मिलती है, और इसी के थ्रू इनको कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करने की भी पावर मिलती है इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन दोनों में ही कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर के नॉमिनेशन के रिगार्डिंग भी पावर दी जाती है। तो बेसिकली जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है वो लेजिस्लेचर के अंदर रिफॉर्म को लेके है। तो दीज आर सम बिग अचीवमेंट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो अचीवमेंट सब जब हम देख ली, तो अब हम क्या देखेंगे, इनकी लिमिटेशन, इनकी कमियां देखेंगे, क्या कमियां रह गई इनकी। तो लिमिटेशन देखते हैं। तो इनकी जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ तो मॉडरेट्स कहते हैं कि हमारा जो ये फोरम है, जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, वी ओनली डिस्कस द नेशनल इश्यू ओवर हियर। लेकिन इनकी मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, बेसिकली जो रिलेटेड है उनके सोशल बैकग्राउंड से। हमने देखा कि इन्होंने मॉडरेट्स ने अपने जो अर्ली फेज ऑफ द पॉलिटिक्स है उसके अंदर मास को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। तो मास जो स्ट्रेंथ है उन्होंने ये यहाँ पे रियलाइज या रिकॉग्नाइज नहीं की। और सोशल बैकग्राउंड के अंदर अगर हम देखें तो मोस्टली जो थे वो जो फाउंडेशन, कांग्रेस का फाउंडेशन जो लास्ट सेशन हमने कवर किया, फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस, उसके अंदर हमने देखा कि क्लास कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस है उसके अंदर किन किन लोगों की भागीदारी है या पार्टिसिपेशन है, वो जो किस तरह से कितने परसेंटेज के रूप में। तो ज्यादातर आपको क्या देखने को मिला, जो प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करने वाले वो लोग, और लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार वगैरह, उनकी जो है प्रधानता रही। तो बिकॉज यहाँ पे सोशल बैकग्राउंड उसका इस तरीके से था, इस वजह से इसके पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। जैसे लैंडलॉर्ड क्लास का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होने की वजह से पीजेंट इशू को एड्रेस नहीं किया गया, बहुत ही लिमिटेड वे में यहाँ पे प्रेजेंट इशू को एड्रेस किया गया, जबकि पीजेंट्री तो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हुई थी या सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हुई थी फ्रॉम द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सबसे ज्यादा आवाज अगर उठाने की जरूरत थी तो वो पीजेंट इश्यूज के रिगार्डिंग उठाने की जरूरत थी, लेकिन पीजेंट्स के लिए इन्होंने इतनी ज्यादा या फियर्स एजिटेशन शो नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस लैंडलॉर्ड क्लास। लैंडलॉर्ड क्लास के इंटरेस्ट जो है वो हिट होते अगर पीजेंट्री इश्यूज पे यहाँ पे बात की जाती। तो लैंडलॉर्ड क्लास इन्वॉल्व थी, दिस दैट्स व्हाई नो पीजेंट इश्यूज वी कैन फाउंड हियर।
देन यहाँ पे कमर्शियल क्लास इन्वॉल्व थी, दैट वाई लेबर इश्यूज जो है वो यहाँ पे एड्रेस नहीं किए गए। ओनली कि भाई प्लांटेशन के अंदर जो वर्कर है उनकी कंडीशन है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने वहां पे क्या ठोस कदम उठाए सो दैट कि जो प्लांटेशन के अंदर वर्कर है उन या लेबर जो सोसाइटी है, लेबर सेक्शन है, उसके अपलिफ्टमेंट के रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट भी प्रेशराइज हो और उसके डायरेक्शन के अंदर वो स्टेप ले। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया बिकॉज कमर्शियल क्लास का दबदबा कांग्रेस की लीडरशिप में ज्यादा था। अगर वो लेबर इश्यूज पे बात करते तो कमर्शियल क्लास के इंटरेस्ट यहाँ पे हिट हो सकते थे। दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट कमर्शियल क्लास इंटरेस्ट दे एब्सेंट फॉर फ्रॉम द लेबर इश्यूज। देन हायर क्लास हिंदूज थे, बहुत ज्यादा आपने देखा हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी, ओनली 7% मुस्लिम वर देयर इन द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। तो हिंदूज जो थे वो ज्यादा थे, इस वजह से यहाँ से सोशल रिफॉर्म इश्यूज पे बात नहीं किए गए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को लेके हैं या जो प्रथाएं हिंदू क्लास के अंदर, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी क्लास के अंदर जो चली आ रही है, उन इश्यूज को इन्होंने यहाँ पे एड्रेस नहीं किया बिकॉज मेजोरिटी जो है वो हाई क्लास हिंदूज थे। तो यहाँ पे जो कास्ट रिलेटेड इश्यू जो था, हाई क्लास और लोअर क्लास वाला जो इशू था कि जो हाई क्लास हिंदूज थे वो लोअर कास्ट के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, तो इस इशू को यहाँ पे एड्रेस ही नहीं किया गया। जबकि हमने टोटल एक कास्ट मूवमेंट कवर किया है, कास्ट मूवमेंट को किस तरह से कास्ट मूवमेंट हुए हैं, है ना। तो इस इशू को इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया बिकॉज हाई क्लास हिंदू जो है यहाँ पे इनकी लीडरशिप के अंदर प्रेजेंट है, तो लोअर क्लास के इश्यूज को यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया। देन यहाँ पे इनकी कमी थी कि मास की स्ट्रेंथ को रियलाइज ही या एक्नॉलेज ही नहीं करना चाह रहे थे। ये समझ रहे थे कि अभी भी जो लोग हैं वो पॉलिटिकली इतना एजुकेटेड नहीं है, मास नॉट येट पॉलिटिसाइज्ड, तो उसको इस मूवमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना क्या इनवाइट करेगा, ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हॉस्टिलिटी या सस्पिशियस या विजिलेंट एटीट्यूड जो है ब्रिटिश लोगों का, उसको इन्विटेशन मिल जाएगा। तो हो सकता है कि जो ये मूवमेंट है उसको क्रश कर दिया जाए। तो मास की स्ट्रेंथ को इन्होंने रियलाइज नहीं किया और मास को इन्होंने अपने मूवमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दे ओनली लिमिटेड टू दी जो एजुकेटेड थे, एजुकेटेड इंडियंस तक ही ये लिमिटेड रहा मूवमेंट। और इस चीज ने अर्ली नेशनलिस्ट की जो ये वर्किंग स्टाइल है इसके ऊपर सीवियर लिमिटेशन पोज किए। इसकी वजह से बाद में आप देखेंगे ना 1907 के अंदर 1905 देख लेते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पे बंगाल के विभाजन को प्रपोज करता है। डिवीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज प्रपोज्ड बाय द लॉर्ड कर्जन। तो 1905 के बाद जो 1906 के अंदर रिजोल्यूशन पास होता है और स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पे चलाया जाता है। तो स्वदेशी मूवमेंट में जो मॉडरेट्स थे ना, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो फेड हो गई थी, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे कि इतना सब होते हुए भी बंगाल का पार्टीशन हो गया और अभी भी मॉडरेट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को ही अपना रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं, लिमिटेड एप्लीकेशन डाल रहे हैं और क्रिटिक प्रेस के थ्रू जो है गवर्नमेंट की क्रिटिक कर रहे हैं, बस ऐसे मीन्स अप्लाई कर रहे हैं टू काउंटर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पॉलिसी। लेकिन उनको उसकी बजाय क्या करना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारी कंट्री है, हमारा रूल होना चाहिए, तो डायरेक्ट एक्शन जैसी चीजें होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे 1906 के बाद से या हम भी कहते हैं 1905 के बाद से मॉडरेट पॉलिटिक्स के अंदर जो इनका पॉपुलैरिटी जो थी वो धीरे धीरे फेड होने लगी और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडरशिप थी वो और ज्यादा थोड़ा सा लोग उसको सपोर्ट करने लगे और एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप जो है वहीं से एमर्ज होना शुरू होती है। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से बंगाल का विभाजन हो जाता है और फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस के अंदर वो प्रिवेलेंट करती है या वो और ज्यादा बढ़ के उभर के आती है और मॉडरेट पॉलिटिक्स किस तरह से अनपॉपुलर होने लगती है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो है जिस तरह के ये मास को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मास के स्ट्रेंथ को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से डिथ्रोन करना चाहते थे। उनकी इस तरह की अप्रोच थी। तो इस वजह से मास जो है वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से या एक्सट्रीमिस्ट लीडर से ज्यादा रिलेटेबल फील करते थे, बल्कि वो मॉडरेट्स को तो ऐसा सोचते थे कि दे आर द एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
तो मॉडरेट्स का जो ये अर्ली पॉलिटिकल प्रोग्राम था, इट्स रिमेन ओनली टू द एजुकेटेड एलाइट क्लास, और जो सोशल बेस था उसका बहुत ही नैरो सोशल बेस रहा, बिकॉज उन्होंने मास को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं। इस वजह से जो इसका सोशल बेस था वो बहुत ज्यादा नैरो था। इस वजह से दे फेल टू कैरी आउट पैन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, बिकॉज ये ओनली कुछ हैंडफुल ऑफ द एजुकेटेड एलाइट जो थे उन तक सीमित था। इस वजह से इन्होंने एक पान इंडिया मूवमेंट क्रिएशन करना या पान इंडिया पॉलिटिकल एजिटेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन क्रिएट करने के अंदर ये फेल हो जाता है। And they fail to visualize या recognize the mass that could be the real driving force in the entire movement। तो ये जो मास की स्ट्रेंथ है उसको रियलाइज करने में फेल हो जाता है यहाँ पे। इस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो 1905 के बाद से फेड होने शुरू हो जाती है। तो मास की जो स्ट्रेंथ है उसको रियलाइज नहीं कर पाए, और ये नहीं रियलाइज कर पाए कि मास कैन बी अ रियल ड्राइविंग फोर्स इन दिस एंटायर मूवमेंट। अगर मॉडरेट्स ने यहाँ पे मास को इनकॉर्पोरेट किया होता अपने मूवमेंट में, तो ये गवर्नमेंट को हो सकता था उसी समय बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करते और इंडिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है उनसे वर्क ले सकते थे, पॉलिसी मेकिंग करवा सकते थे। लेकिन दे वर ओनली कन्फाइंड टू दी एजुकेटेड एलाइट क्लास, और वी कैन से सोशल बेस जो है उसका बहुत ज्यादा नैरो था, ओनली एजुकेटेड लोगों को ही इनकॉर्पोरेट करते थे। तो बिकॉज उस समय तो एजुकेटेड लोग थे ही कितने, मास जो थी ऑलमोस्ट ऑल तो अनएजुकेटेड ही थी। तो इस वजह से इसका जो सोशल बेस नैरो होने की वजह से पान इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन क्रिएट नहीं हो सका, पान इंडिया मूवमेंट जो है वो क्रिएट नहीं हो पाया। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इकोनॉमिक क्रिटिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। So till then, stay tuned with channel, and please do like and share, comment to our YouTube channel examyatra.com. Thank you.